कई वर्षों तक खाड़ी क्षेत्र में एक ऐसा देश था जिसे ईरान ने लगभग कभी सीधे तौर पर प्रभावित नहीं किया था, जबकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश बार-बार मध्य पूर्व में तनाव में उलझते रहे। कुवैत सतर्क और तटस्थ बना रहा। अब लगता है कि स्थिति बदल रही है। रॉयटर्स और कुवैत के आधिकारिक बयानों के अनुसार कुवैती अधिकारियों ने 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया है, जिनका कथित तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC से संबंध है, जब उन्होंने कथित तौर पर नाव का इस्तेमाल करके बुबियान द्वीप में प्रवेश करने की कोशिश की। कई लोगों के लिए यह केवल साधारण सीमा घटना नहीं है, यह एक संकेत है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है और संभव है कि वे देश जो पहले सीधे संघर्ष से बचते थे, अब क्षेत्रीय संघर्ष के बढ़ने से सुरक्षित नहीं हैं। बुबियान द्वीप कोई साधारण द्वीप नहीं है, यह इराक और ईरान की सीमा के पास एक रणनीतिक स्थान है। कुवैत के लिए यह सैन्य और समुद्री मार्गों की दृष्टि से खास अहम है, खासकर जब होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ रहा है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का मुख्य मार्ग है। पिछले कुछ महीनों में ईरान, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ खाड़ी देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे समय बीतता है, क्षेत्र के अरब देशों की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। संकट की शुरुआत में कई खाड़ी देशों ने कहा था कि वे सीधे संघर्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वे नहीं चाहते थे कि ईरान के खिलाफ अभियानों के लिए उनके हवाई क्षेत्र या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन विश्लेषकों और रॉयटर्स के मुताबिक कुछ देशों का नजरिया तब बदला जब वे मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में आए। संयुक्त अरब अमीरात सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, जिसे रॉयटर्स ने भी पुष्टि की है, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल के महीनों में ईरान के खिलाफ गुप्त रूप से सैन्य हमले किए हैं। इसमें ईरान के लाबन द्वीप पर स्थित ऑयल रिफाइनरी पर हमला भी शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात ने ऑपरेशन की पुष्टि नहीं की और रॉयटर्स भी रिपोर्ट के सभी विवरणों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सका। हालांकि खुले तौर पर नहीं माना गया, लेकिन खाड़ी क्षेत्र की गतिशीलता बदल रही है। पहले कई अरब देश अपने संबंधों को ईरान और पश्चिम के साथ संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनमें से कुछ का सुरक्षा रुख और अधिक आक्रामक हो गया है, और इसके पीछे वजह भी है। यहां सिर्फ सैन्य मुद्दे की बात नहीं हो रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था की भी बात हो रही है। खाड़ी में तनाव बढ़ते ही सबसे पहले तेल व्यापार प्रभावित होता है, खासकर होर्मुज जलडमरू मध्य में, जहां से वैश्विक तेल खेपों का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। रॉयटर्स के अनुसार खाड़ी देशों में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि ईरान अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का इस्तेमाल विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए कर सकता है। तेल प्रवाह प्रभावित होने पर इसका असर तुरंत पूरी दुनिया पर पड़ता है। महंगी पेट्रोल, महंगी शिपिंग, उत्पादों की ऊंची कीमतें और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर। इसलिए भले ही यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष लगे, इसका असर एशिया, यूरोप और यहां तक कि अलग अलग देशों के आम उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। इस बीच ईरान ने कुवैत के आरोपों से इनकार किया है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि कोई शत्रुतापूर्ण मिशन नहीं था। पकड़े गए ईरानी शायद नेविगेशन की समस्या से कुवैती जल क्षेत्र में पहुंचे, पर कुवैत के लिए यह घटना गंभीर है। कुवैती सरकार ने कड़ी निंदा जारी की और कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार उन्हें अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार है। और यहीं पर पूरी स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि जहां एक तरफ कैमरे के सामने युद्ध विराम और कूटनीति की बातें हो रही हैं, वहीं इसके पीछे अलग अलग देशों की गुप्त कार्रवाइयां, खुफिया गतिविधियां और सैन्य तैनाती लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट में हर लड़ाई टीवी पर नहीं दिखती। कभी कभी ये छोटे से द्वीप, एक नाव या किसी गुप्त ऑपरेशन से शुरू होती है, फिर अचानक पूरा क्षेत्र सक्रिय हो जाता है। जब दुनिया मिडिल ईस्ट में सीजफायर और डिप्लोमेसी की बातों में व्यस्त है, बंद दरवाजों के पीछे एक और हकीकत सामने आ रही है। असल में तनाव कभी रुका ही नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो देश पहले ईरान से टकराव से बचते थे, अब कहा जा रहा है कि वे गुप्त रूप से बदला ले रहे हैं। पिछले वर्षों में अधिकतर खाड़ी देश तेहरान से संबंधों में सतर्क रहे। वे क्षेत्रीय युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे। वे जानते हैं कि खाड़ी में हालात बिगड़े तो सैन्य, अर्थव्यवस्था, तेल व्यापार, शिपिंग मार्ग और क्षेत्रीय स्थिरता सब प्रभावित होंगे। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा
ईरान के खिलाफ कथित गुप्त ऑपरेशन। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, जिसे रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया है, ऐसे संकेत हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ने खाड़ी में तनाव के चरम पर ईरानी ठिकानों पर गुप्त हमले किए थे। इसमें ईरान के लाबान द्वीप पर एक तेल रिफाइनरी पर हमला भी शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात ने इस रिपोर्ट की सीधे तौर पर पुष्टि नहीं की है। विश्लेषकों के अनुसार यह विकास अहम है क्योंकि कुछ खाड़ी देश अब खुद को निशाना महसूस होने पर सैन्य बल के इस्तेमाल को तैयार है, और संयुक्त अरब अमीरात के लिए यह कोई छोटी बात नहीं है। यह देश आकार और आबादी में ईरान से छोटा है, लेकिन यह क्षेत्र के सबसे आधुनिक सैन्य तंत्र वाले देशों में से एक है। इसके पास उन्नत फाइटर जेट, निगरानी सिस्टम और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत सुरक्षा सहयोग है। लेकिन सिर्फ यूएई ही रिपोर्टों में नहीं आ रहा है। रॉयटर्स के अनुसार कुछ पश्चिमी और ईरानी अधिकारियों का कहना है कि सऊदी अरब ने भी संघर्ष के दौरान ईरान के खिलाफ गुप्त प्रतिशोधी अभियान चलाए थे। रिपोर्टों के अनुसार ये अभियान तब हुए जब संघर्ष विराम वार्ताएं पूरी तरह शुरू नहीं हुई थीं, और अब तक सऊदी सरकार की तरफ से इन आरोपों के विवरण को लेकर कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन भले ही रिपोर्ट्स के सभी हिस्से की पुष्टि नहीं हुई है, एक बात साफ है, खाड़ी क्षेत्र का सुरक्षा रुख और भी आक्रामक होती जा रही है। पहले कई अरब देश मानते थे कि तटस्थ रहना ही ज्यादा सुरक्षित है। अब ऐसा लगता है कि यह विश्वास और मजबूत हो गया है कि अगर वे जवाब नहीं देंगे तो वे और भी ज्यादा असुरक्षित हो जाएंगे। यहीं एक और बड़ी समस्या आती है। जबकि शांति वार्ता जारी है, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर सहमत नहीं हो पाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यूरेनियम संवर्धन और भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की इसकी संभावित क्षमता को मुख्य मुद्दा माना जा रहा है। ईरान बार बार कहता रहा है कि उनकी परमाणु गतिविधियां केवल नागरिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिए हैं, लेकिन वॉशिंगटन और कुछ पश्चिमी सहयोगियों को ये आश्वासन पर्याप्त नहीं है। युद्ध विराम पर चर्चा के बावजूद तनाव फिर से बढ़ने की आशंका बनी हुई है, जिसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत समेत अन्य खाड़ी देशों में रक्षा प्रणाली और सैन्य समन्वय अब और मजबूत हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल युद्ध तय है, बल्कि वे जानते हैं कि बातचीत विफल होने पर वे ही तनाव बढ़ने की स्थिति में सबसे आगे होंगे, और इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं है। आधुनिक भू राजनीति में अब सिर्फ मिसाइल या हवाई हमले ही संघर्ष का पैमाना नहीं है। कई बार सबसे बड़ी लड़ाई खुफिया ऑपरेशनों, आर्थिक दबाव, प्रतिबंधों और गुप्त सैन्य समन्वय में होती है, जिसे आम जनता तुरंत नहीं देख पाती। कुछ नेता कहते हैं कि वे कूटनीति के लिए खुले हैं, लेकिन दोनों पक्ष बातचीत विफल होने की स्थिति के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। मध्य पूर्व में कागजी युद्ध विराम का मतलब ये नहीं कि लड़ाई खत्म हो गई है। जब पूरी दुनिया मध्य पूर्व में एक और युद्ध की संभावना पर ध्यान केंद्रित कर रही है, व्हाइट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जो संभवतः यह तय करेगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का अगला चरण किस दिशा में जाएगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों और अमेरिकी अधिकारियों के बयानों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की ताकि ईरान के साथ बातचीत पूरी तरह विफल होने की स्थिति में अमेरिका के संभावित कदमों पर चर्चा की जा सके। लेकिन यह समझना जरूरी है, ऐसी बैठकें अपने आप नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत सैन्य हमला होगा। वॉशिंगटन में संकट प्रबंधन के तहत पेंटागन एजेंसियों और सुरक्षा सलाहकारों से नियमित सलाह मशविरा किया जाता है, खासकर जब भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह बैठक अब इतनी संवेदनशील क्यों हो गई है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा तनाव को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल मीडिया के अनुसार तेहरान ने प्रस्ताव दिया है कि अमेरिका आर्थिक दबाव और प्रतिबंध हटाए, जिसके बदले होर्मुज जलडमरू मध्य, जो वैश्विक तेल व्यापार का अहम मार्ग है, फिर से खोला जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। प्रस्ताव में ईरान का यूरेनियम संवर्धन रोकना शामिल नहीं है, जबकि वॉशिंगटन और कुछ पश्चिमी सहयोगियों के लिए यही मुख्य मुद्दा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और कुछ यूरोपीय देशों का लंबे समय से कहना है कि ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता में तेजी से हो रही बढ़ोतरी उसे यह क्षमता दे सकती है
कि अगर वह चाहे तो कम समय में परमाणु हथियार बना सके। ईरान बार बार यह इनकार करता रहा है कि वो परमाणु बम बना रहा है। तेहरान के अनुसार उनका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक ऊर्जा और वैज्ञानिक विकास के लिए है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में ईरान के यूरेनियम भंडार का संवर्धन स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बात पश्चिमी सरकारों के लिए चिंता का विषय है। इसलिए भले ही शांति वार्ता हो रही हो, दोनों पक्षों के बीच अविश्वास गहरा बना हुआ है। और जब ये सब हो रहा है, एक और देश है जो चुपचाप बातचीत के बीच में है, वो है पाकिस्तान। पिछले महीनों में इस्लामाबाद ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थता कर क्षेत्रीय युद्ध को बढ़ने से रोकने का प्रयास किया है। अब कुछ नया हो रहा है। CBS न्यूज की रिपोर्ट्स के अनुसार एक विवाद सामने आया है और अन्य पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स के अनुसार भी बताया जाता है कि ईरानी सैन्य विमान हाल ही में युद्ध विराम वार्ता के बाद कुछ समय के लिए एक पाकिस्तानी एयरबेस पर रुके थे। इसमें वे टोही विमान शामिल हैं जो खुफिया और निगरानी अभियानों में इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि ईरानी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कोई सैन्य व्यवस्था नहीं की गई। उनके विदेश मंत्रालय के अनुसार विमान की मौजूदगी केवल कूटनीतिक और सुरक्षा समन्वय से जुड़ी है, जबकि शांति वार्ता जारी है। कुछ विश्लेषकों के मुताबिक अमेरिका का पाकिस्तान पर संदेह इतनी जल्दी दूर नहीं होगा। इस्लामाबाद का वॉशिंगटन के साथ जटिल संबंधों का लंबा इतिहास है। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर कई बार दोनों पक्षों के साथ खेलने का आरोप लगाया गया। अमेरिका से समर्थन प्राप्त करते हुए देश के भीतर कुछ ऐसे तत्व भी थे जिनका तालिबान और अन्य उग्रवादी समूहों से भी संबंध बताया जाता है। उन सभी आरोपों को सीधे तौर पर साबित नहीं किया जा सका, लेकिन यही एक बड़ा कारण है कि आज भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के साथ संबंधों में सतर्क रहती हैं। जैसे जैसे हालात गर्म होते हैं, एक और अहम कारक चीन है जो पूरे संघर्ष को प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार वॉशिंगटन के लिए आगे का समय काफी महत्वपूर्ण है। बीजिंग में राजनयिक बातचीत चल रही है क्योंकि कई विश्लेषकों के अनुसार चीन गिने चुने देशों में है जिनका ईरान पर असली आर्थिक दबदबा है। चीन ईरान से काफी तेल आयात करता है और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद बीजिंग उसकी अहम आर्थिक जीवन रेखा है। जब ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बातचीत जारी है, तो कुछ अमेरिकी अधिकारियों को पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका पर और भी ज्यादा शक होने लगा है। वॉशिंगटन में सेनेट की सुनवाई से यह मुद्दा और भड़क गया। सुनवाई में अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सैन्य और रक्षा अधिकारियों से पूछा कि क्या पाकिस्तान कथित तौर पर कुछ ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर रहने दे रहा है। यह स्पष्ट नहीं कि उन विमानों का ऑपरेशन कितना बड़ा है या असली उद्देश्य क्या है, लेकिन पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ईरान के टोही और खुफिया विमान भी शामिल है और अमेरिका के कुछ अधिकारियों के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर सच में ईरानी सैन्य संसाधनों की पाकिस्तान में रक्षा की जा रही है या उन्हें वहां रहने की अनुमति दी जा रही है, जबकि पाकिस्तान ही शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, तो यह स्वाभाविक है कि इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठे। लेकिन दूसरी तरफ एक और अहम बात है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। पिछले कुछ हफ्तों में कुछ ईरानी अधिकारी भी ये शिकायत कर रहे थे कि पाकिस्तान बातचीत में बहुत ज्यादा अमेरिका समर्थक है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार यह संकेत है कि मध्यस्थ सच में संतुलन बना रहा है, भले ही यह विडंबनापूर्ण लगे। जब दोनों पक्ष असंतुष्ट हों, तो इसका मतलब है कि किसी को भी पूरी तरह अपनी चाही चीज नहीं मिल रही। लेकिन जब ईरान के बाहर कूटनीतिक ड्रामा जारी है, देश के अंदर असली संकट और भी गंभीर है, और वो है अर्थव्यवस्था। पिछले महीनों में ईरान में महंगाई तेजी से बढ़ी है। रॉयटर्स, IMF डेटा और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा साक्षात्कार किए गए ईरानी नागरिकों की गवाही के अनुसार खाने पीने की चीजों, दवाओं और आयातित सामानों की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, जबकि ईरानी रियाल की कीमत गिरती जा रही है। साधारण ईरानी परिवारों को यह रोजमर्रा में महसूस होता है। मूलभूत जरूरतें महंगी हैं, आयातित सामान खरीदना मुश्किल है और मुद्रा कमजोर होने से लोगों की खरीदने की ताकत घट गई है। वर्ल्ड बैंक और ITC के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में इस आर्थिक दबाव का बड़ा हिस्सा प्रतिबंधों, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से अलगाव
और क्षेत्रीय व्यापार में अस्थिरता से जुड़ा हुआ है। लेकिन समस्या सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं है। आर्थिक पर्यवेक्षकों के अनुसार खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष और सुरक्षा तनाव से पैदा हुई अनिश्चितता का भी बड़ा असर पड़ता है। जब युद्ध का डर होता है तो कम निवेशक आना चाहते हैं, आयात में ज्यादा मुश्किलें आती हैं, बीमा और शिपिंग की लागत बढ़ जाती है और पूरी अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने डॉलर यूरो भंडार बचाने के लिए विदेशी मुद्रा लेन देन पर सख्ती की है। आमतौर पर जो देश गंभीर आर्थिक दबाव में होते हैं वे हार्ड करेंसी रिजर्व खत्म होने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं, और यहीं पर प्रतिबंधों और भू राजनीतिक संघर्षों की सबसे कठिन सच्चाइयों में से एक सामने आती है। अक्सर सबसे पहले प्रभावित होने वाले लोग राजनीतिक अभिजात वर्ग नहीं होते, बल्कि आम नागरिक होते हैं। जब राज्यों के बीच सत्ता संघर्ष जारी रहता है तो जमीन पर मौजूद लोग ही महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा के खर्चों में बढ़ोतरी का सामना करते हैं। ऐसा सिर्फ ईरान ने ही नहीं झेला है। अतीत में यही पैटर्न उत्तर कोरिया से लेकर यूक्रेन युद्ध से जुड़े पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस तक कई कड़े प्रतिबंध झेल चुके देशों में भी देखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर देश की स्थिति एक जैसी है, लेकिन ये दिखाता है कि केवल आर्थिक दबाव से किसी सरकार की दिशा बदलना कितना मुश्किल है। क्योंकि अर्थव्यवस्था कमजोर होने पर भी राजनीतिक नेतृत्व तुरंत दूसरे देशों की मांगे नहीं मानता, और जैसे जैसे तनाव लंबा खिंचता जाता है, आर्थिक संकट, क्षेत्रीय अस्थिरता और सैन्य दबाव का मेल और भी खतरनाक होता जाता है। इसलिए ये जानने के लिए कि ईरान का रुख अब भी इतना सख्त क्यों है, सिर्फ मौजूदा संघर्ष देखना काफी नहीं है। हमें ईरान के इस्लामिक क्रांति से लेकर प्रतिबंधों के दशकों, प्रॉक्सी संघर्षों और पश्चिम के साथ उसके कठिन संबंधों तक की गहरी इतिहास को भी देखना होगा। क्योंकि जो संकट हम आज देख रहे हैं वो बस कल अचानक शुरू नहीं हुआ था। ये मध्य पूर्व में दशकों से चले आ रहे तनाव, भय और शक्ति संघर्ष का नतीजा है जो कभी खत्म नहीं हुआ।